सरकार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए या आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो हर वो कदम उठाएगी। ये भरोसा आज आपकी तरफ से देश को दिया जा रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये भरोसा देश को हुआ है आपके ऊपर। लेकिन अनंत झा कुछ कहना चाहते हैं। अनंत झा बोलिए। सबसे पहले मैं एक बताना चाहता हूं लोगों की जानकारी के लिए कि सार्क के संविधान चार्टर के अनुसार यदि जितने प्रतिनिधि आते हैं सार्क समिट में अपने देशों के, या तो वो हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अगर इन दोनों में से एक भी नहीं आया तब वो सम्मेलन वो सम्मेलन पोस्टपोन हो जाता है। हाँ। श्रीलंका में हुआ था एक बार जब मैं वहाँ था, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, भूटान नहीं आ सका था, वो कैंसिल नहीं पोस्टपोन हो गया, 1.5 महीने के बाद फिर हुआ। ये उनका तो ये कहना कि पाकिस्तान चाहेगा कि बिना भारत के हो, ये संभव नहीं है। एक तो बात नहीं तो सर क्या इस माहौल में सार्क हो पाएगा? आप कह रहे हैं पोस्टपोन हुआ, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट या कोई वहां पर राष्ट्र प्रमुख नहीं आता तो अपने आप पोस्टपोन हो जाता है, तो क्या सार्क कैंसिल माने या पोस्टपोन माने? क्या माने? इसका ये होता है कि जब कभी भारत की बारी आएगी तो वो नहीं आएंगे, तो यही समस्या होगी। तो इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान में ये समिट कभी नहीं हो सकता है सार्क का, अभी कम से कम जीवीएल कुछ कह रहे हैं भविष्य के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे। नहीं गौरव, आप जीवीएल बोलिए। ये जो अब जो परिस्थितियां हैं, हाँ। ये तो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। हर राष्ट्र यही कर रहा है पाकिस्तान को, हम ये नहीं आ सकते हैं क्योंकि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए सुविधा के अनुसार नहीं जा पाना वो अलग विषय हो जाता है। बिल्कुल। और ऐसे सार्क का क्या मतलब जब उसमें शामिल एक देश अपने दूसरे पड़ोसी देश पर इस तरह की चीजें करवा रहा हो? आतंकवाद जिसका हाथ हो आतंकवाद उस देश में फैलाने में परिस्थितियां हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं। मैं बीडी मिश्रा साहब पूछना चाह रहे हैं। राजकादन में आता हूं आपके पास। बीडी मिश्रा साहब, आपने सवाल पूछा था पाकिस्तान के रिटेलिएशन का और इंडियन प्रिपरेशन का। हाँ। तो मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि देखिए, जो पाकिस्तान का रिटेलिएशन है ये तो हम एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हो सकता है रिटेलिएशन हो, और इसके लिए भारत तैयार है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी बॉर्डर एरियाज में प्रिपरेशन हो रही है, वैकेट किया जा रहा है। बिल्कुल वैकेट किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के एक्टिव यूनिट्स का लीव कैंसिल कर दिया गया है, रिकॉल हो रहा है। और उसके साथ साथ आपने देखा कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तीनों चीफ से मशविरा किया हुआ है और डीजीएमओ को पूरी परमिशन छूट है कि वो जो भी करना चाहें, जब उचित समझें, जहां उचित समझें और जैसे उचित समझें वो करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है और तीनों सर्विसेज से हो रहा है, ये प्रिपरेशन को जाहिर करता है। और हम लोग ये समझ रहे हैं, भारत सरकार ये समझ रही है कि रिटेलिएशन हो सकता है, उसके लिए तैयार है। उसके लिए हम तैयार हैं। राजकादयान, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अपने दर्शकों को बताएंगे कि हमारे पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा हथियार हम दिखाएंगे। लेकिन राजकादयान, पहले अभी तक कहा जा रहा था कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, लेकिन जो भी रिस्पॉन्ड है अभी तक वो सब भारत के साथ हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका का सार्क समिट से अपने आप को विड्रॉ करना हो और अब पाक का इस समिट को पोस्टपोन करना हो। राजकादयान, क्या ये बात अब तय है कि पाकिस्तान को अब केवल भारत की तरफ से नहीं बल्कि भारत के जो दूसरे दोस्त देश हैं उनकी तरफ से भी आईना दिखाया जा रहा है और अब पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि बहुत जल्द उसको ये सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी? या लगता है आपको पाकिस्तान तो सोचेगा ही नहीं? देखिए, सोचने की उम्मीद तो एक रिस्पॉन्सिबल देश से की जाती है। पाकिस्तान जो कर रहा है, जो आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट बना के आगे चलता आ रहा है, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसीलिए एक के बाद दूसरा देश उनसे अलग होते जाते हैं। सार्क का पोस्टपोन होना तो प्रोसीजरल बात है, लेकिन 8 में से 5 देशों का ये कहना है कि वो नहीं आएंगे इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये एक बेइज्जती की बात है, वो है महत्वपूर्ण बात। जितने देश आपने कहा, रशिया ने भी अभी बोल दिया है, उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद चाइना की थी। चाइना ने भी जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद स्टेटमेंट दी है उसमें सिर्फ ये बोला है कि भाई एस्केलेशन को ना होने दें और दोनों देश
इसको एस्केलेशन को अंडर कंट्रोल रखें। उसमें पाकिस्तान के मदद की कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, बावजूद इसके कि उनका $46 बिलियन अटका हुआ है। लेकिन अब आपने प्रेपरेशन की बात की, अगर आप किसी देश को हराना चाहते हो तो मिलिट्री प्रेपरेशन है, मिलिट्री ताकत उसका एक हिस्सा। आज के दिन में आपको उसको पॉलिटिकली हराना पड़ेगा, उसको डिप्लोमेटिकली हराना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिकली हराना पड़ेगा। आर्मी, जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, ये कहना काफ़ी है कि हमारी प्रेपरेशन पाकिस्तान की निस्बत बहुत ऊंचे दर्जे की है, हमारी काबिलियत बहुत ऊंचे दर्जे की है, हमारी सेनाएं पूरे तरीके से सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं, और आज तो पॉलिटिकल विल भी मिली हुई है। तो देश को ये तसल्ली होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान जो पहले 3 लड़ाई में हार चुका है वही उसको दोबारा हासिल होगा। बाकी हाफिज सईद वगैरह ये तो उनका एक मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो सरकार से मिलजुल के, वो तो आर्मी का भी ऑनररी कर्नल है, सबसे मिला हुआ है। दुनिया उसको आतंकवादी मानती है, पाकिस्तान उसको वीआईपी मानती है। ठीक है सर। और सर अब हम अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं, अब हम अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान के, मैं आ रहा हूं सर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री गीदड़ भभकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमने भारत पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत की ताकत है, और भारत कैसे, हम अपने दर्शकों को यह दिखाते हैं कि कैसे उस गीदड़ भभकी का जवाब तो वैसे दिया जा चुका है, लेकिन वैसे और भारत की ताकत क्या है, और कैसे भारत बिना एलओसी पार किए, बिना लाइन ऑफ कंट्रोल पार किए पाकिस्तान को मिटा सकता है। हमारी अग्नि 5 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक, पूरा पाकिस्तान इसकी जद में, पाकिस्तान से आगे तक जद में, इसके किसी भी शहर को बर्बाद करने में सक्षम है, जिससे दुश्मन कांपता है। ये अगर भारत चाहे तो पूरे पाकिस्तान को एक साथ मिटाया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता 300 किलोमीटर के आसपास और 300 किलोमीटर तक बारूद ढोने की क्षमता, स्पीड 2.5 से 2.8 मैक पर स्पीड है, और लाहौर को बर्बाद करने में सक्षम है ये मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी हम आपको दिखाते हैं, खास तौर से पृथ्वी 1 खास तौर से थल सेना की खातिर बनाई गई है। मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक 1000 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है, और जमीन से दागी जाती है, मुजफ्फराबाद तक इसके हमले की जद में है। आगे बढ़िए, धनुष, खास तौर से नौसेना में इस्तेमाल आती है मिसाइल, मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर। मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ ने किया है, पहली बार आईएनएस सुभद्रा से छोड़ा गया था और कराची तक पर हमला करने में सक्षम है। इसके आगे बढ़ते हैं, कम रेंज वाली शक्तिशाली मिसाइल, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, उस टाइप की मिसाइल प्रहार, मारक क्षमता 150 किलोमीटर, 250 सेकंड में 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की क्षमता। इसके आगे बढ़े, शौर्य, मारक क्षमता 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक परमाणु सामग्री भरने की क्षमता और पेशावर को नेस्तनाबूद करने में सक्षम। तो अगर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री देख रहे हो तो समझ जाएं कि वो जो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, उस गीदड़ भभकी का जवाब भारत भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरह भारत नहीं है, भारत ने जवाब दे दिया है, जिस भाषा में जवाब दिया जा सकता है उस भाषा में जवाब दिया है, और पाकिस्तान आगे कुछ करेगा तो बीडी मिश्रा साहब उसका भी जवाब दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान जो भी करेगा उसका जवाब तो मिलेगा। लेकिन यह भी बात अपने जगह पर है कि जो भी जवाब मिलेगा वो इतना हर्ट करेगा कि पाकिस्तान फिर उसको भूलेगा नहीं, जैसे 1971 के बाद। और मैं ये समझता हूँ कि जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था 15 अगस्त को लाल किले से, उसी से बौखलाहट शुरू हुई है, और आखिर में टर्मिनेशन भी वही होगा जब बलूचिस्तान उनसे अलग होगा। शशांक जी, आप इस पर कुछ कमेंट करेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने बहुत गलतियाँ की हैं, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लोगों को ऑलमोस्ट जेनोसाइड के तरीके से करा है, तो पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत ही बदनाम हो चुका है। जितने भी बलूची ग्रुप्स हैं वो यूरोपियन पार्लियामेंट में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और अमेरिका में भी इस तरह ग्रुप में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से उनको मारा गया। और ये मेरे ख्याल से भारत ने बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन अपना व्यू दिया है, जिसकी बहुत तारीफ़ करी है बलूचीज़ ने, और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जो है उनके बलूची नेता जो हैं, जिनके
रिश्तेदारों को पहले वहाँ बहुत मारा गया है, उन्होंने एक भारत से अपील करी है कि उनको भारत में आने के लिए जो है यहाँ पे रहने के लिए रिफ्यूजी स्टेटस दिया असाइलम जाए। चाहिए उन्हें। बिल्कुल। मेरे साथ अनंत झा। अनंत झा, क्या जिस बात को शशांक जी कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अनंत झा, फिर राज कादियान में आपके पास आता हूं कि क्या बलूचिस्तान का मुद्दा जब उठाया हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को, उसके बाद से पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है, उसके बाद जिस तरह से बलोचिस ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की, उन कहते हैं कि हमें यहाँ पर शरण दीजिए, और जिस तरह से फिर उरी हमले का अटैक पाकिस्तान से भारत ने लिया और एक के बाद एक पाकिस्तान को जिस तरह से अलग थलग किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान को डर है कि कहीं बांग्लादेश जैसी एक और घटना ना घट जाए बलूचिस्तान के रूप में? देखिए, उन्हें अवश्य डर है उनके दिमाग में, हालांकि वो ऊपर से वो दिखाते नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा होगा। हमें पूर्ण रूप से इन्हें सहायता देनी चाहिए। इन्हें पहले असाइलम दें, ये सारी दुनिया में जाकर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। इनकी कोई सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाए जितनी जल्दी हो सके, उसको भी हम सोच समझ कर मान्यता दे सकते हैं जब मौका आएगा। सीधा स्टेट में नहीं, लेकिन सोच समझ करके कुछ समय के बाद। लेकिन और आर्थिक सहायता दें, मॉरल सहायता दें, कूटनीतिक सहायता दें। अच्छा, इसके अलावा एक और बात रूस के बारे में आप कहना चाहता हूँ, जो आप लोग शायद मिस कर गए। पाकिस्तान के जो आप इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हैं, वो उनका ये मैं पढ़ता हूँ, ये उनके जो कमेंट्स होते हैं, वो बहुत कहते हैं कि भाई अब तो रूस हमारी तरफ भी हो गया, भारत से नाराज़ है, एक्सरसाइज कर रहा है जॉइंट हमारे 4 हमें MI-35 हेलीकॉप्टर देगा, हम हवाई जहाज़ खरीदना चाहते हैं। तो हम आइसोलेट नहीं है, रूस भी हमारे साथ है चीन के अलावा। अब इसका ये उत्तर जवाब आज मिल गया, कड़े सीधे बिल्कुल जवाब मिल गया। और रूस ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पाकिस्तान से कहा कि वो आतंकी गुटों को अपने आप खत्म करे। बिल्कुल। और वही अब आम जनता में भी वो शायद जानकारी हो जाएगी कि वो आइसोलेट हो गए हैं अब। बिल्कुल। राज कादियान, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर कि क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है और इसलिए भी वो बौखलाहट में है? देखिए, बलूचिस्तान की समस्या बहुत पुरानी है। पहली हेजिटेशन 1948 में हुई थी, उसके बाद 1958 में, फिर 1962 में। ये चौथी हेजिटेशन है जो 2003 से शुरू होकर अभी तक चल रही है। भारत के लिए ये सबको पता था, लेकिन भारत उसके अंदरूनी मामलों के बारे में नहीं बोलना चाहता था। लेकिन जब पाकिस्तान इस बात से बाज नहीं आया कि हमारे अंदरूनी मामलों में बोलता ही गया, तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही तरीके से 15 अगस्त को उसको याद दिलाया कि जिस बारे में आप अपने पड़ोसियों को उपदेश देते जा रहे हो, वो अपना आंगन भी देख लो। पहले अपने आंगन को साफ करो। बलूचिस्तान तो एक समस्या है, उनकी तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी है, POK में भी है, और पख्तूनिस्तान में भी वही चल रही है। पाकिस्तान अंदर से खोखला है। वो आवाज बेशक बुलंद उठाने की कोशिश करे, लेकिन उसके अंदरूनी खोखलापन है। उनकी अगर आवाज, वो लड़ाई की कोशिश करता है तो वो तो उसके अंदर ही हाफिज सईद उसके जैसे दुश्मन बहुत आतंकी मिलेंगे। उठा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और तभी हाफिज सईद जैसे आतंकियों को उन्होंने छोड़ा है कि आप हमारी तरफ से बोलिए, अगर हिम्मत होती तो खुद बोलते और खुद बात करते।